जिंदगी में हर कोई बेहतर फैसले लेना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गलत फैसले आखिर होते क्यों हैं? दीपक ने भी यही सोचा। दीपक एक 32 साल का आम इंसान था। दिल्ली की भीड़ भाड़ में फंसा हुआ। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। अच्छी नौकरी, स्थिर रूटीन और दोस्त यार। लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैनी महसूस करता था। उसकी दिक्कत ये थी कि उसे समझ ही नहीं आता था कि वो कहां जा रहा है। जिंदगी जैसे बस ऑटो पायलट पर चल रही थी। फिर एक दिन उसने अमेज़न पर एक किताब देखी। बिना ज्यादा सोचे उसने उसे खरीद लिया। वो किताब थी बेटर डिसीजंस फ्यूअर रिग्रेट्स। इसे एंडी स्टैनली ने लिखा है। यह किताब दीपक की जिंदगी बदलने का जरिया बनी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक किताब में ऐसा क्या था जिसने उसे अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज इस किताब की कहानी और दीपक के सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। दीपक ने जब खुद से पूछा, क्या मैं खुद से ईमानदार हूं, तो उसे यह सवाल जितना साधारण लगा उतना ही असहज भी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उस रात दीपक ने अपने पुराने फैसलों पर गौर करना शुरू किया। वो उन पलों को याद करने लगा जब उसने अपने दोस्तों, परिवार और खुद को यह यकीन दिलाया कि वह सही है। जैसे जब उसने अपनी पहली गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ा तो उसने सबसे कहा, वो मुझे समझती नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह खुद असुरक्षित महसूस करता था। उसे डर था कि यह रिश्ता उसे कमजोर और भावनात्मक रूप से वल्नरेबल बना देगा। जब उसने अपनी नौकरी बदली तो उसने सबको कहा, मुझे ग्रोथ के लिए यह करना पड़ा। लेकिन गहराई में सच यह था कि वह अपने टॉक्सिक बॉस से भाग रहा था। ग्रोथ तो उसके लिए बस एक बहाना था। उसने किताब बंद की और अपनी नोटबुक निकाली। उसने लिखना शुरू किया। यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। पेन हाथ में था, लेकिन पन्ना खाली था। फिर उसने लिखा, मैं खुद से झूठ बोलता हूं कि मैं ठीक हूं। इतना लिखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। शायद यह पहली बार था जब उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगली सुबह उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा। एंडी स्टैनली ने लिखा था, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को स्वीकार करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही दर्द सही दिशा में फैसले लेने का आधार बनता है। दीपक ने सोचा, क्या मैं सच से डील करने के लिए तैयार हूं? उसने खुद से वादा किया कि अब वह हर छोटे बड़े फैसले में ईमानदारी अपनाएगा। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी के हर छोटे छोटे चुनाव को करीब से देखना शुरू किया। जब उसकी मां ने पूछा, तू वीकेंड पर घर क्यों नहीं आता, तो उसने झूठ बोलने से बचने की कोशिश की। पहले वह कहता, काम बहुत है, लेकिन इस बार उसने सच कहा, मुझे लगता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। हर बार जब वह खुद से सच बोलने की कोशिश करता तो उसके भीतर का डर उसे रोकने की कोशिश करता। यह डर जैसे एक अदृश्य जंजीर थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। दीपक ने महसूस किया कि सिर्फ एक सवाल पूछकर सब कुछ नहीं बदल सकता। उसे और गहराई में जाना होगा। उसने किताब को फिर से उठाया, यह सोचते हुए कि शायद अगले अध्याय में उसे अपने डर का सामना करने का तरीका मिल सके। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दीपक ने ईमानदारी के सवाल को सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रखा। उसने इसे अपने हर फैसले का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसे यह भी समझ आया कि केवल सच बोलने से ही सब कुछ हल नहीं होता। उसे अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी हिम्मत को भी बदलना होगा। दीपक के लिए सच बोलना सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। किताब के अगले चैप्टर का टाइटल था, मेक इट अ स्टोरी वर्थ टेलिंग। अपनी जिंदगी को ऐसी कहानी बनाओ जिसे सुनाना वाकई लायक हो। जैसे ही उसने इस टाइटल को पढ़ा, वह ठहर गया। उसने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और मन ही मन सोचा, मेरी जिंदगी की कहानी क्या है? स्टैनली ने लिखा था, हर फैसला आपकी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनता है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये फैसले ही आपकी कहानी को आकार देंगे। दीपक ने नोटबुक उठाई और लिखा, What story am I telling right now? यह सवाल लिखते ही उसके दिमाग में उसकी जिंदगी कई अधूरे पल घूमने लगे। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्तों ने एक स्टार्टअप शुरू किया था तो दीपक भी उसमें शामिल होना चाहता था। लेकिन उसने खुद को यह कहकर रोक लिया, सुरक्षित नौकरी ज्यादा जरूरी है। उसने स्थिरता चुनी। लेकिन अब जब वह अपने दोस्तों की सफलता देखता तो सोचता, शायद मैंने अपनी कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय मिस कर दिया। फिर उसे अपने पापा की बात याद आई।
उसके पापा अक्सर कहते थे, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें। हर बार दीपक हंसकर जवाब देता, अरे पापा, लाइफ को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह शायद अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से एक और सवाल पूछा, मैं अपनी जिंदगी के अगले 10 सालों में क्या कहानी सुनाना चाहूंगा। यह सवाल उसे असहज कर गया। उसने अपनी जिंदगी को कभी इतने लंबे समय तक नहीं देखा था। उस शाम वह एक पार्क में टहलने गया। उसने देखा कि लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई जॉगिंग कर रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। दीपक ने सोचा, क्या मेरी कहानी में कोई अर्थ है, या यह बस एक बोरिंग नौकरी और बहानों की श्रृंखला है। उसके एक दोस्त ने वीकेंड पर पूछा, तू हमेशा नेटफ्लिक्स देखता रहता है, कुछ नया क्यों नहीं करता। पहले तो दीपक डिफेंसिव हो जाता, लेकिन इस बार उसने सोचा और जवाब दिया, शायद तुम्हारी बात सही है, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। उसने वीकेंड पर एक राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। उसने सोचा, अगर मेरी कहानी को मायने देना है तो मुझे इसे लिखना सीखना होगा। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी कहानी बदल सकती है। उसे सिर्फ यह तय करना होगा कि वह कैसे फैसले ले रहा है और उनका क्या प्रभाव होगा। दीपक की यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि हर फैसला हमारी कहानी का एक अध्याय है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कहानी प्रेरक और यादगार हो, तो हमें अपने फैसले उसी नजरिए से लेने होंगे। एक दिन ऑफिस में दीपक का बॉस उसे एक प्रोजेक्ट पर तुरंत फैसला लेने के लिए कह रहा था। दीपक को लग रहा था कि यह फैसला सही नहीं है। पहले वह हमेशा बॉस के प्रेशर में आकर हां कह देता था, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं यह फैसला अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहूंगा। उसने पोलाइटली मना कर दिया, और हैरानी की बात यह थी कि उसके बॉस ने उसकी बात मान ली। यह पहली बार था जब दीपक ने खुद की कहानी को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया था। अब दीपक हर छोटे बड़े चुनाव को अपनी कहानी के संदर्भ में देखने लगा। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। कुछ फैसले बेहद चुनौतीपूर्ण थे। एक बार उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया। दोनों का रिश्ता पहले खत्म हो चुका था, लेकिन अब वह फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। दीपक ने खुद से पूछा, क्या मैं यह कहानी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। यह सवाल पूछने के बाद उसने धीरे धीरे उससे दूर रहने का फैसला किया। दीपक को यह समझ आने लगा था कि फैसले सिर्फ तात्कालिक क्रियाएं नहीं होते, वे हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। और अगर स्क्रिप्ट बोरिंग या उलझी हुई लग रही हो, तो उसे बदलने का अधिकार हमारे पास है। लेकिन फिर भी कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे थे। जैसे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, या क्या मैं खुद को सिर्फ यह यकीन दिला रहा हूं कि मैं सही चुनाव कर रहा हूं। यहीं पर उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। उसे लगा, शायद अगला सवाल मेरी उलझन का जवाब दे सके। दीपक की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। वह छोटे छोटे फैसलों को ज्यादा सचेत और सोच समझकर लेने की कोशिश कर रहा था। मैं कौन सी कहानी बता रहा हूं और मैं कौन सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जैसे सवाल उसकी जिंदगी में गाइड पोस्ट की तरह काम कर रहे थे। लेकिन बदलाव की यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसे अपने पुराने दोस्त सिद्धार्थ का फोन आया। सिद्धार्थ ने बताया कि वह एक नया बिजनेस वेंचर शुरू कर रहा है और चाहता है कि दीपक उसमें निवेश करे। सिद्धार्थ ने बड़े उत्साह से प्लान बताया और कहा, यह मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। दीपक फिर से उलझ गया। उसने सोचा, क्या मैं यह फैसला अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। उस रात दीपक ने फिर से किताब के उस हिस्से को पढ़ा जहां लिखा था, हर फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं होता, यह आपके भविष्य की कहानी का एक अध्याय बनता है। दीपक ने ठहरकर सोचा। उसने निर्णय लिया कि वह भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देगा। उसने सिद्धार्थ के प्लान का विश्लेषण किया और पाया कि यह निवेश उसके लिए सही नहीं था। उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। यह उसके लिए एक और सबक था। दीपक अब यह समझने लगा था कि कहानी को बेहतर बनाने के लिए हर कदम पर जागरूकता और ईमानदारी जरूरी है। दीपक ने सिद्धार्थ के प्रपोजल को अच्छे से एनालाइज किया और महसूस किया कि वह उस जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं था। उसकी अंतरात्मा ने फिर से उसे टोक दिया, क्या यह वह कदम है जो मैं अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। यह सवाल फिर से उसे सोचने पर मजबूर कर गया। दीपक ने तुरंत खुद से पूछा, क्या इस फैसले में मुझे सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा।
उसने तय किया कि वह इस काम से दूर रहेगा। यह नई मानसिकता अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन दीपक को एहसास हुआ कि हर बार खुद को सच्चाई से जुड़ना और फैसला करना आसान नहीं था। कई बार वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता कि वह ठीक है, लेकिन भीतर से उसे लगता कि कुछ सही नहीं है। एक वीकेंड जब दीपक अपनी मां के घर गया तो मां ने बिना किसी दबाव के पूछा, बेटा शादी के बारे में क्या सोचा है? दीपक ने तुरंत टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन उस रात उसने इस सवाल पर गहरे विचार किए। उसे महसूस हुआ कि वह शादी के बारे में सोचने से बचता था। ऐसा क्यों? क्या उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे वह खुद से भी छिपा रहा था? दीपक को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में हर टेंशन एक कहानी का हिस्सा है, वह कहानी जिसे वह बेहतर बनाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं इन छोटी छोटी टेंशन्स को ध्यान से सुनूं तो शायद मैं भविष्य में पछतावा से बच सकता हूं। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। किताब का एक और चैप्टर बाकी था और दीपक को लग रहा था कि उसमें उसे अपने अगले सवाल का जवाब मिल सकता है। दीपक की जिंदगी अब धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ रही थी। हर नया पाठ उसे अपने फैसलों को और बेहतर तरीके से समझने का एक नया तरीका दे रहा था। लेकिन कई बार उसे ऐसा लगता कि हर सवाल का जवाब अकेले ढूंढना मुश्किल हो जाता था। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट सौंपा गया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसका निष्पादन एक अनैतिक तरीके से करना था। दीपक को लगा कि वह इस काम को लेकर बिल्कुल भी सहज नहीं था। उसकी अंतरात्मा ने फिर से उसे चेतावनी दी। उसने अपनी अंतरात्मा की सुनवाई की और इस काम से दूर रहने का निर्णय लिया। लेकिन अब उसे एक और दुविधा का सामना करना पड़ा। उसका मैनेजर बार बार उसे प्रेशर डाल रहा था। उसने कहा, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे तो तुम्हारी प्रमोशन लगभग तय है। यह तुम्हारे करियर के लिए एक बड़ा मौका है। दीपक के भीतर टेंशन बढ़ने लगी। वह जानता था कि यह फैसला उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। क्या वह अपने सिद्धांतों को छोड़कर इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा? क्या यह उसकी कहानी का हिस्सा बन सकता है? वहीं दीपक ने फिर से किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, यह सोचते हुए कि शायद इस चैप्टर में उसे इस नई उलझन का समाधान मिल सके। दीपक ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, जिसका टाइटल था द कम्युनिटी क्वेश्चन, व्हाट वुड माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एडवाइज मी टू डू। और उसे लगा कि यही सवाल उसके वर्तमान प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। स्टैनली ने लिखा था कि निर्णय अक्सर सिर्फ हमारे बारे में नहीं होते, उनका असर हमारे रिश्तों और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल निर्णय में फंसे हों तो परिवार और दोस्तों से सलाह लें। वे उस स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं जो आप खुद नहीं देख पा रहे हैं। दीपक ने खुद से पूछा, अगर मैं इस स्थिति के बारे में अपने पापा से बात करता तो वे क्या कहते? उसे अपने पापा की याद आई। उनके जीवन के सिद्धांत हमेशा ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित थे। दीपक को लगा कि अगर वह इस स्थिति के बारे में अपने पापा से बात करेगा तो उनका जवाब साफ होगा, गलत तरीके से सफलता मत पाओ। दीपक ने तुरंत अपने पापा को कॉल किया। पापा ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, प्रमोशन और पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर यह तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ है तो तुम्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम इस निर्णय के साथ आराम से जी पाओगे? दीपक को यह बात लॉजिकल लगी, लेकिन फिर भी उसे पूरी स्पष्टता नहीं मिली। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल से भी बात की। राहुल ने कहा, देख भाई, करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम खुद को खोने लगो तो वह प्रमोशन तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में तुम्हें अपनी वैल्यूज के साथ सटीक रहना होगा। इन चर्चाओं ने दीपक को राहत दी। उसने महसूस किया कि निर्णयों को परिवार और दोस्तों के दृष्टिकोण से देखना उन्हें ज्यादा संतुलित और प्रैक्टिकल बनाता है। अगले दिन दीपक ने एक और प्रयोग किया। उसने अपनी क्लोज कोलीग नेहा से इस बारे में बात की। नेहा ने कहा, दीपक, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे तो शायद तुम्हारे मैनेजर को बुरा लगे, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो और बाद में पछताते हो तो क्या यह तुम्हारे लिए सही होगा? दीपक को एहसास हुआ कि उसके आसपास के लोग उसकी स्थिति को अलग अलग एंगल से देख पा रहे थे। हर किसी ने उसे वही सलाह दी जो उसकी अंतरात्मा भी कह रही थी। अंततः दीपक ने प्रोजेक्ट को डिक्लाइन करने का फैसला किया। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैं इस काम को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं जो एथिकली सही हो।
यह निर्णय दीपक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने देखा कि अपनी सच्चाई से जुड़े रहना, चाहे जो भी हो, उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। दीपक ने महसूस किया कि उसके मैनेजर का नाराज होना एक छोटी सी कीमत थी जिसे उसने अपने सही निर्णय के लिए चुकाया था। इस प्रक्रिया ने उसे यह सिखाया कि कम्युनिटी का प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। उसे यह भी एहसास हुआ कि सही लोगों का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर उसने उन लोगों से सलाह ली होती जो केवल उसे तात्कालिक लाभ की ओर धकेल रहे थे, तो शायद उसका निर्णय कुछ और होता। अब दीपक अपने अन्य निर्णयों में भी कम्युनिटी क्वेश्चन का इस्तेमाल करने लगा। जब उसकी मां ने उसे शादी के लिए एक लड़की से मिलने को कहा, तो पहले वह इससे बचना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे दोस्त राहुल और नेहा इस बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने दीपक को समझाया कि कम से कम एक बार बातचीत करके देखना चाहिए। दीपक ने उनकी बात मानी और लड़की से मिलने के लिए तैयार हो गया। लड़की से मिलने के बाद उसे महसूस हुआ कि बातचीत करना इतना बुरा नहीं था। दीपक ने यह सीखा कि हर निर्णय में दूसरों के दृष्टिकोण को लेना अपनी सोच को विस्तृत करता है। लेकिन कम्युनिटी के प्रभाव के साथ एक और बात सामने आई, कभी भी दूसरों की राय आपके लिए सही नहीं हो सकती। दीप ने समझा कि सलाह लेना जरूरी, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपको खुद ही लेना होता है। एक और स्थिति में दीपक ने अपनी बचत को एक जोखिमपूर्ण म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोचा। उसने अपने दोस्त राहुल और एक वित्तीय सलाहकार से बात की। दोनों ने उसे इसके जोखिम के बारे में बताया, लेकिन दीपक की आंतरिक भावना कुछ और कह रही थी। उसने उस निवेश को रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब म्यूचुअल फंड मार्केट क्रैश हुआ, तो दीपक को पता चला कि उसने सही निर्णय लिया था। अब दीपक के लिए हर निर्णय एक सहयोगात्मक प्रक्रिया बन चुका था। वह अपनी परिवार और विश्वसनीय दोस्तों की सलाह को अपनी अंतरात्मा के साथ संतुलित करना सीख चुका था। उसने यह सीखा कि समुदाय के साथ परामर्श करना निर्णयों को अधिक व्यावहारिक और ग्राउंडेड बनाता है। लेकिन दीपक को यह भी पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया, क्योंकि हर पाठ ने उसे अपनी जिंदगी के एक नए दृष्टिकोण से अवगत कराया था। दीपक की जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था। किताब के हर नए चैप्टर ने उसे अपने निर्णयों को एक नई रोशनी में देखने का मौका दिया था। उसने ईमानदारी, ऑनेस्टी, विरासत, लेगेसी, अंतरात्मा, कॉन्शियंस और समुदाय, कम्युनिटी जैसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यह सब ठीक है, पर कुछ और जरूरी सवाल भी हैं। क्या उसके निर्णय सिर्फ उसके लिए ही अच्छे हैं? क्या वह दूसरों के लिए भी सही कर रहा है? एक दिन जब दीपक अपनी ऑफिस की मीटिंग से बाहर निकला, तो उसका फोन बजा। कॉल उसकी छोटी बहन साक्षी का था। उसने तुरंत फोन उठाया। भाइया, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दीपक ने उसकी आवाज में चिंता महसूस की। क्या हुआ साक्षी? भाइया, मुझे लगता है कि मेरी शादी के लिए जो रिश्ता पापा ने तय किया है वो सही नहीं है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। दीपक को समझ नहीं आया कि साक्षी ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। पापा ने हमेशा साक्षी की जिंदगी के बारे में फैसले लिए थे और वो हमेशा उन फैसलों से सहमत रही थी। लेकिन अब अचानक उसकी चिंता ने दीपक को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। दीपक ने साक्षी से पूछा, तुम इस शादी के लिए सहज क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले से पीछे हट सकती हो? साक्षी ने जवाब दिया, भाइया, मैं समझती हूं कि पापा का फैसला सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शादी से मैं खुद को खो दूंगी। मैं इसे सिर्फ इसलिए मान लूंगी क्योंकि यह सही है या पापा चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से समझौता कर रही हूं। दीपक के मन में हलचल सी हुई। उसे महसूस हुआ कि साक्षी को जो बात परेशान कर रही थी वह सिर्फ परिवार की अपेक्षाएं नहीं थी। असल में वह अपनी भावनाओं और परिवार के फैसले के बीच संतुलन बनाना चाहती थी। यह सवाल दीपक के लिए नया था। वह किताब में वापस लौटा और पढ़ने लगा। स्टैनली ने इस चैप्टर में यह सवाल पूछा था, क्या आप अपने निर्णयों में दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को ध्यान में रखते हैं? यह सवाल हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि सही निर्णयों में दूसरों की भलाई भी शामिल होनी चाहिए। जब अपने करीबियों से प्यार करते हैं तो हम उनकी खुशी और भलाई को प्राथमिकता देते हैं, न कि सिर्फ अपनी इच्छाओं को। दीपक ने किताब में एक लाइन पढ़ी, प्यार अपने निर्णयों को सही साबित करने के लिए नहीं देखता, वह दूसरों के लिए बलिदान करने का तरीका ढूंढता है। यह लाइन दीपक के लिए एक गहरी सच्चाई बन गई।
उसने महसूस किया कि सही निर्णय सिर्फ अपनी इच्छाओं और फायदे को देखकर नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और भावनाओं को समझकर लिए जाते हैं। अब दीपक को समझ में आ गया था कि उसके हर निर्णय का असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि उसके परिवार और करीबियों की भावनाओं पर भी पड़ता था। साक्षी की चिंता ने उसे यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने परिवार के फैसलों से परे जाकर अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। इस अनुभव ने दीपक को और अधिक संवेदनशील बना दिया। उसने साक्षी से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह सही नहीं है, तो तुम्हें अपनी बात पापा के सामने रखनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। साक्षी को यह सुनकर राहत मिली। दीपक ने यह सीखा कि सही निर्णय वही है जिसमें हम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई और सुकून का भी ख्याल रखें। दीपक को अब यह महसूस हुआ कि जीवन के हर निर्णय केवल अपने फायदे या इच्छाओं तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसमें दूसरों की भलाई और भावनाओं का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। उसने अपनी बहन साक्षी के मामले में वही किया जो सही था, भले ही यह पापा की उम्मीदों के खिलाफ गया। दीपक ने साक्षी को समझाया कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं को महत्व देना जरूरी है और परिवार के सामने अपनी बात रखने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। साक्षी ने दीपक की सलाह से साहस पाया और पापा से खुलकर बात की। इस बातचीत ने पापा को यह समझने में मदद की कि उनकी बेटी की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। पापा ने कहा, अगर तुम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो यह रिश्ता नहीं होगा। तुम्हारी खुशी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस घटना ने दीपक को सिखाया कि प्यार और समझ केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं होते। सच्चा प्यार और सहानुभूति दूसरों की भलाई का ख्याल रखना और उनके निर्णयों का सम्मान करना है। गहरी सोच और आत्ममंथन इस घटना ने दीपक को और भी गहरे विचारों में डाल दिया। उसने महसूस किया कि कई बार वह सिर्फ अपनी आरामदायक स्थिति और फायदे के बारे में सोचता था। एक दिन जब एक सहकर्मी ने उससे कहा, पिछले महीने जो निर्णय तुमने लिया वह सही था, लेकिन क्या तुमने सोचा कि इसका पूरी टीम पर क्या असर हुआ? यह सवाल दीपक को झकझोर गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने निर्णयों का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज कर रहा था। पुराने अनुभव से सीख दीपक को एक घटना याद आई। पिछले साल जब वह अपने दोस्त राजेश के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसने राजेश को अकेला छोड़ दिया था। उस समय उसे लगा था कि अकेले काम करना आसान होगा, लेकिन राजेश ने कई बार मदद मांगी और दीपक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब उसे समझ में आया कि प्यार और सहानुभूति का मतलब सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करना और निर्णयों में दूसरों को शामिल करना है। दीपक ने राजेश से मुलाकात की, माफी मांगी और वादा किया कि वह अगली बार उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। जिम्मेदारी और सहानुभूति का महत्व, यह अनुभव दीपक को यह सिखा रहा था कि जब हम अपने निर्णयों में दूसरों को शामिल करते हैं और उनका भला सोचते हैं, तो हमारे फैसले ज्यादा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ लिए जाते हैं। अब दीपक समझ चुका था कि सही निर्णय लेने का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। सही निर्णय वह है जो दूसरों की भलाई को ध्यान में रखकर सभी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हुए लिया जाए। दीपक की जिंदगी में आए इस बदलाव ने उसे केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समझने का नया नजरिया दिया। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं, तो हमें सिर्फ अपनी चाहत और फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि हमारे निर्णय दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे। इस नए दृष्टिकोण ने उसे न केवल अपने रिश्तों में सुधार करने में मदद की, बल्कि उसके कामकाजी माहौल को भी बेहतर बना दिया। दीपक ने अब सच्चे प्यार और सहानुभूति को अपने फैसलों में प्राथमिकता दी थी। उसे समझ में आ चुका था कि हमारे निर्णयों में प्यार और दूसरों के भले का ध्यान रखना जरूरी है। इससे न केवल उसके निजी जीवन में बदलाव आया, बल्कि समाज और परिवार में भी उसे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। दीपक अब खुद से सवाल करने लगा था कि क्या उसने कभी पहले किसी फैसले में दूसरों के भले के बारे में सोचा था? क्या वह हमेशा अपनी ही इच्छाओं को पहले रखता था? हर किताब का चैप्टर दीपक को खुद को समझने और दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का एक नया तरीका दे रहा था। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार और सहानुभूति न केवल हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। अब जब दीपक अपने परिवार के साथ बैठकर बात करता, तो वह पहले से कहीं ज्यादा ईमानदारी और समझदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था।
उसे यह समझ में आने लगा था कि सिर्फ अपने फायदे को सोचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों के भले को अपने फैसलों में शामिल करना। इस नए दृष्टिकोण ने दीपक को एक और परिपक्व इंसान बना दिया था और उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई बुक समरी के साथ, नई ऊर्जा और शानदार कंटेंट के साथ। जिंदाबाद।